हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर और उनका क्लासिफिकेशन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स से। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स नेचर में कैसे होते हैं? प्रोटीनेसियस होते हैं। क्या होते हैं? नेचर में प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होते हैं जो रिएक्शंस को कैटेलाइज करने का काम करते हैं। मतलब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या करने का काम करते हैं? जितनी भी आपकी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को कैटेलाइज करने का काम करते हैं। मतलब ये रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, by lowering the activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी रिएक्शन को करवाने के लिए जरूरी होता है, उसे आप क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो मान लो अगर आपको क्या करना है, कोई रिएक्शन हो रही है नॉर्मल, और उस रिएक्शन को विदाउट एंजाइम आपको करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, तो एंजाइम की हेल्प से वो एनर्जी आपकी कम लगेगी। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर वहां पे एंजाइम प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? वो माइल्ड टेम्परेचर कंडीशंस में भी उस रिएक्शन को परफॉर्म करवा देता है। मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करके रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट कहते हैं। ये नेचर में क्या होते हैं? ये नेचर में आपके प्रोटीनेसियस होते हैं। ये नेचर में क्या होते हैं? नेचर में ये प्रोटीनेसियस होते हैं। प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम आपके ऐसे भी होते हैं जो आपके प्रोटीन के साथ साथ जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है अपने फंक्शनलिटी को शो करने के लिए। ऐसे एंजाइम को, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जिनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। उनको आप क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। मतलब कंप्लीट प्रोटीन और नॉन प्रोटीन के साथ में एक कंप्लीट यूनिट जो एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करती है, एक फंक्शनल एंजाइम की तरह काम करती है, उसे आप क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। और ये जो होलो एंजाइम में जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, इसे आप एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट होता है उसे आप को एंजाइम के नाम से जानते हैं। को एंजाइम अगर नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, और इस को एंजाइम और या तो को फैक्टर के नाम से जानते हैं। अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप उसे को एंजाइम कहते हैं। लेकिन अगर कोई मेटल आयन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई मेटल आयन है, तो उसे आप क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। जो कि आपकी इस प्रोटीनेसियस यूनिट के साथ में कैसे बाउंड रहते हैं? वीक इंटरेक्शन के साथ, यानी कि नॉन कोवलेंटली बाउंड रहते हैं। कैसे रहते हैं? नॉन कोवलेंटली बाउंड रहते हैं। ठीक है। होलो एंजाइम किसे कहते हैं? फंक्शनल एंजाइम को कहते हैं, जो दो पार्ट से मिलकर बनता है, जिसमें प्रोटीन वाले पार्ट को आप एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं, जो कि विदाउट नॉन प्रोटीन वाले पार्ट के कैसा होता है? आपका इनएक्टिव होता है। और जो इसमें नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे आप को एंजाइम या फिर को फैक्टर कहते हैं। को एंजाइम कौन होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिक ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो उन्हें आप को एंजाइम कहते हैं। अगर कोई इनऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है नॉन कोवलेंटली, तो आप उसे क्या कहते हैं? आप को फैक्टर कहते हैं। इसके अलावा आपका इसी एपो एंजाइम के साथ में, इस प्रोटीन वाली यूनिट के साथ में अगर कोई भी को एंजाइम या को फैक्टर या कोई अदर मॉलिक्यूल आपका कोवलेंट बॉन्डेड है, टाइटली बाउंड है, तो उसको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये बातें याद रखिएगा। एंजाइम्स कैसे होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के साथ साथ अदर मॉलिक्यूल्स की भी उनको जरूरत होती है अपनी फंक्शनलिटी को करने के लिए, रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए। और जो अदर नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो उन्हें आप क्या कहते हैं, कोएंजाइम, कोफैक्टर, या फिर अगर टाइटली बाउंड कोई आप
आपका मॉलिक्यूल है तो उसे आप क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में। अगर आप एंजाइम्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया गया था वो 70s में किया गया था रिकॉग्नाइज। उसके बाद जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी, जो एनएलएसएम पायन ने की थी फर्स्ट एंजाइम की डिस्कवरी, वो कौन सा एंजाइम था, डायस्टेज था। और 36 में बर्जीलियस ने उसको नाम दिया क्या, कैटालिसिस टर्म कॉइन किया था बर्जीलियस ने। 1878 में कोने ने क्या दिया था, एंजाइम वर्ड नाम यूज किया था। और 1883 में बुचनर ने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था ईस्ट से। और 1926 में समनर ने सबसे पहले एंजाइम को यूरियस सिस्टम से आइसोलेट करके उसको क्रिस्टलाइज किया था। तो ये उसकी हिस्ट्री के बारे में हो गया। अब हम आते हैं मेन पार्ट में, किस पे, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में। आप नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर आप लोग जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, वहां पे जितने भी आप नाम देखते हैं, जितनी भी आप रिएक्शंस पढ़ते हैं, उन सब के बेसिस पे ही इसका नॉमेनक्लेचर हुआ है ना। अब आपको समझ में आएगा कि आप कैसे बोल देते हैं डिहाइड्रोजिनेजेस, हाइड्रोलेजेस, फ्यूमरेज, ये सब नाम कहां से आते हैं, ये आते हैं नॉमेनक्लेचर से। तो नॉमेनक्लेचर किस किस बेसिस पे एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर है वो हम पढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो नॉमेनक्लेचर जो है हमारा, वो जैसा आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, जितनी भी रिएक्शंस आपने अब तक मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पढ़ी हैं, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शंस हैं, चाहे वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की रिएक्शंस हैं, चाहे वो आपका क्रेब्स साइकिल की रिएक्शंस हैं, चाहे वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में यूज होने वाले एंजाइम्स की रिएक्शंस में, जितने भी आपने एंजाइम्स पढ़े हैं उन सबको रिलेट करके आप इस नॉमेनक्लेचर को समझ लें। ठीक है, तो हम जब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले सबस्ट्रेट, जिसके सबस्ट्रेट कौन सा, जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है, वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम रिएक्शन तो करेगा, जिसके साथ जुड़ेगा, वो क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट होता है। तो जिस सबस्ट्रेट के साथ वो के ऊपर वो काम करता है उसको आप क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम क्या काम कर रहा है उसके बेसिस पे अगर आप नेम दें तो आप क्या नेम देते हैं, तो नेम क्या देंगे आप। और हाँ, आप जब भी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप सुफिक्स एज लगाते हैं। क्या लगाते हैं आप, सुफिक्स एज। तो जैसे जिस सबस्ट्रेट के बारे में बात चल रही है, अगर हम सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट के पीछे आप क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे। जैसे किस पे काम करता है, अगर एंजाइम लिपिड पे काम करता है तो लिपिड पे जब एंजाइम काम करेगा तो उसके पीछे आप सुफिक्स लगा दोगे एज, तो एंजाइम बनेगा क्या आपका, लाइपेज। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन के पीछे आपका क्या लग जाएगा, अगर प्रोटीन सबस्ट्रेट है उस पर एंजाइम काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो प्रोटीएज। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड है तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लिएज। इस तरीके से ये नेमिंग हो जाती है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैटेलाइज, मतलब किस टाइप की वो रिएक्शंस हो रही है उसके बेसिस पे हम नेम लिख देते हैं। उसके बेसिस पे आप एंजाइम का नेम दे सकते हो। जैसे अगर रिएक्शन क्या हो रही है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, क्या हो रही है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेशन होती है वहां आप क्या लगा देते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। क्या लगा देते हैं वहां, डिहाइड्रोजिनेज लगा देते हैं। अगर आपकी क्या हो रही है, हाइड्रेशन हो रहा है, मतलब वाटर का रिमूवल, एडिशन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो आप क्या लगा देते हैं, हाइड्रोलेज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हाइड्रोलेज लगा देते हैं। अगर रिएक्शन में क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो रहा है, तो आप क्या लगा देंगे, आप लगा देंगे आइसोमरेज। इस तरीके से जो भी रिएक्शन हो रही होती है उसके पीछे आप क्या लगा देते हैं, सुफिक्स एज लगा देते हैं। तो इस तरीके से भी आप नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन एंड टाइप ऑफ रिएक्शंस कैटेलाइज, मतलब दोनों को आप देख सकते हैं। जैसे आपने क्रेब्स साइकिल में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था जो भी रिएक्शन टाइप हो रहा है, जो भी वहां पे सबस्ट्रेट होता है, आप सबस्ट्रेट का नाम आगे लिखो और जो रिएक्शन में जो काम हो रहा है उसका नाम पीछे लिख के उसमें एज लगा लो। जैसे आप क्रेब्स साइकिल का कोई भी एंजाइम ले लो, कोई भी एंजाइम है ना, जैसे आप लिखते हैं क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या लिखते हैं आप जैसे क्या लिखते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो इसलिए आपने क्या लिख दिया, डिहाइड्रोजिनेज। और वहां पे सबस्ट्रेट क्या था, सक्सिनेट था, तो इसलिए आपने क्या नाम लिख दिया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वैसे ही अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आप इस तरीके से एंजाइम के नाम लिख देते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हम क्या है, सबस्टेंस दैट इज सिंथेसाइज्ड, मतलब ये तो किसके बारे में था, सबस्ट्रेट, लेकिन सबस्ट्रेट और एंजाइम की रिएक्शन हुई और जो सबस्टेंस बना आपका उसके ऊपर भी आप नाम लिख सकते हैं। वही जैसे कि आपने उसमें पढ़ा है आपका क्रेब्स साइकिल में फ्यूमरेज। फ्यूमरेज कहां पे यूज होता है, फ्यूमरेज मैलेट का कन्वर्जन वापस किस में हो जाता है, फ्यूमरेज में हो जाता है, फ्यूमरेट बनता है। मैलेट का कन्वर्जन किस में होता है, फ्यूमरेट में। रिवर्सिबल रिएक्शन है किसकी, क्रेब्स साइकिल की। मैलेट का कन्वर्जन किस में होता है आपका, फ्यूमरेट में। क्या एंजाइम लगेगा, फ्यूमरेज। तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या बन रहा है आपका, सब्सटेंस बन रहा है आपका क्या, आपका फ्यूमरेट। एंजाइम क्या लग रहा है, फ्यूमरेज। तो उसके ऊपर आप क्या लगा देते हैं, सुफिक्स एज लगा देते हैं। अब हम आते हैं किसके बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जब हम बात करते हैं, तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जैसे मैंने आपको पहले बताया है अभी कि डिपेंड करता है, कुछ एंजाइम आपके टोटली नेचर में प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम आपके ऐसे होते हैं जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ में काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें को एंजाइम या को फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से ही उनका नेम लिखा जाता है। जैसे इसमें हम अगर टाइप कर दे केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, तो फर्स्ट ले लेते हैं हम जो किसके बने हुए होते हैं, ओनली प्रोटीन, जो सिर्फ क्या होते हैं केमिकल कंपोजिशन ना, मतलब आपका जो एंजाइम है वो किस चीज का बना हुआ है, तो जो ओनली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ओनली प्रोटीन के, उनमें आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे होता है आपका पेप्सिन, आपका ट्रिप्सिन, ईटीसी, है ना। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं आपके जिनमें आपका प्रोटीन पार्ट के साथ साथ कैसा होता है, एक कैटायन जुड़ा हुआ होता है ना। तो सेकंड आपके ए प्रोटीन और ए कैटायन, जैसे आपका होता है एंजाइम, जैसे आपका एंजाइम होता है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जहां पे आपका जिंक 2+ आयंस एजिकेटायन यहां पे जुड़ा हुआ होता है। तीसरा होता है आपका वो एंजाइम जिसमें आपका, जैसे मैंने होलो एंजाइम की बात की जिसमें एपो एंजाइम और को एंजाइम होता है, तो वैसे एंजाइम की अगर हम बात करें तो एक प्रोटीन और जिसमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जिसमें होता है, तो वैसे एंजाइम का अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें आपका कोई भी हो सकता है, आपका को फैक्टर हो सकता है, को एंजाइम हो सकता है। तो अगर हम प्रोटीन और को एंजाइम का कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपका फॉस्फोराइलेज, क्या, फॉस्फोराइलेज फ्लेवोप्रोटीन के साथ में, प्रोटीन और फ्लेवोप्रोटीन के साथ में आपका आता है ग्लाइसिन ऑक्सीडेज। तो इस तरीके से आप बस एज लगा दो, जो भी केमिकल कंपोजिशन है उसके पीछे एज लगा दो आप, जो जिस भी चीज का वो बना हुआ है, तो इस तरीके से भी आप उसकी नेमिंग कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, सबस्टेंस हाइड्रोलाइज एंड ग्रुप इन्वॉल्व। क्या है लास्ट है सबस्टेंस हाइड्रोलाइज, क्या है, हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका ये वाला, क्या, सब्सटेंस हाइड्रोलाइज एंड ग्रुप इन्वॉल्व। जैसे सब्सटेंस हाइड्रोलाइज, जैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट पे काम हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेजेस की बात कर रहे हैं अगर हम, तो कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, तो आप उनको ग्लूकोसाइडेजेस कह सकते हैं, है ना। कौन सा सब्सटेंस हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड कौन सा होता है आपका, बॉन्ड होता है आपका ग्लूकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लूकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी तो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होगा ना। तो उन्हें आप क्या कह देते हैं, उन्हें आप कह देते हैं ग्लूकोसाइडेजेस। क्या कह देते हैं, ग्लूकोसाइडेजेस, जिसमें आते हैं आपके ग्लूकोसाइडेजेस में आते हैं आपके, जैसे आप पढ़ते हैं सेल्यूलेजिस, है ना। क्या आते हैं आपके, सेल्यूलेजिस। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उसमें ग्लूकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लूकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने वाले एंजाइम, है ना। जिस सेल्यूलोज को ब्रेक कर रहे तो सेल्यूलेजिस कह दिया आपने, है ना। आपका सुक्रोज को ब्रेक कर रहा है तो सुक्रेजिस हो गया वो, है ना। तो इस तरीके से आप नाम लिख देते हैं। जैसे प्रोटीन को ब्रेक करने वाले एंजाइम, है ना, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम के बारे में अगर हम बात करें
तो उसमें आते हैं आपके, जैसे प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो उसमें आते हैं आपके पेप्टाइडेजेस। कौन से आते हैं, जैसे डाइपेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, और आपके आते हैं इसमें आपके ट्रिप्सिन आता है, ट्रिप्सिन आता है, पैप्सिन आता है ना। इसके अलावा आपका यूरिएज आता है ना। यूरिएज मतलब जो कि आपके पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी प्रोटीन में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनको ब्रेक करने वाले एंजाइम्स में यूरिएज का नाम आता है। तो इस तरीके से मिथाइलेज आता है, जो अलग अलग ग्रुप को भी, आपके अलग अलग ग्रुप के बॉन्ड को भी ब्रेक करने का काम करते हैं, मिथाइलेज वगैरह आते हैं। तो ये सारे सल्फेज, मिथाइलेज, इस तरीके से जो भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो उसके पीछे आप, ये जो भी सब्सटेंस हाइड्रोलाइज हो रहा हो उसके पीछे भी आप एज लगा के आपके एंजाइम के नेम को लिख सकते हैं। तो बच्चे सोचते हैं ना कि हमें एंजाइम लर्न करना तो बहुत मुश्किल काम है, पर नहीं, एंजाइम लर्न करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। बस आप इस नोमेनक्लेचर को याद रखो, सबस्ट्रेट के पीछे एज लगा दो, रिएक्शन का टाइप अगर आपको पता है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, तो आप उसके पीछे एज लगा दो। आपको केमिकल कंपोजिशन पता है तो उसके पीछे आप एज लगा दो। इस तरीके से आप इजीली एंजाइम्स के नाम, आपको पता है कि क्या सब्सटेंस सिंथेसाइज हो रहा है, उसके पीछे आप एज लगा दो। तो बहुत इजी होता है एंजाइम्स का नाम याद रखना। आपको पता करना होता है कि क्या रिएक्शन हो रही है, उसके बेसिस पे आप एंजाइम का नाम एज, सुफिक्स एज लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन पे जब हम आते हैं तो क्लासिफिकेशन, अब आपको पता है इतने सारे एंजाइम्स हैं, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी था, आप इतने सारे एंजाइम्स को कैसे याद रखोगे। तो फिर उनको एक, जैसे आपको एक आधार कार्ड में यूआईडी नंबर दिया जाता है ना, वैसे ही जो आपकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, जो आईयूबी है, आईयूबी ने एंजाइम्स का भी इस तरीके से ही एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया, जो 4 प्लेसेस का होता है, 4 डिजिट का एक ईसी नंबर दिया गया। उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया एंजाइम कमीशन नंबर। क्या दिया गया, ईसी नंबर दिया गया, है ना। ईसी नंबर कितने प्लेसेस का था, ईसी नंबर आपका 4 प्लेसेस का था। कितने प्लेसेस का था, 4 प्लेसेस का ईसी नंबर दिया गया, है ना। जिसमें जो आपका फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस डिनोट करता है किसको, क्लास को। किसको, फर्स्ट प्लेस किसको डिनोट करता है, क्लास को डिनोट करता है। सेकंड प्लेस किसको डिनोट करता है, सब क्लास को डिनोट करता है। थर्ड प्लेस किसको डिनोट करता है, सब क्लास को, सब क्लास को डिनोट करता है। और जो आपका लास्ट प्लेस है वो इंडिविजुअल एंजाइम के बारे में बताता है, मतलब जो आपका लास्ट नंबर है वो सीरियल नंबर बताता है, और इससे आपका एक इंडिविजुअल एंजाइम के बारे में आपको पता चल जाता है। तो इस तरीके से एंजाइमोलॉजी में हर एक एंजाइम को एक ईसी नंबर दिया गया, और उसके बेसिस पे जो आपका आईयूबी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उसने 6 क्लासेस में ओवरऑल एंजाइम्स को डिवाइड किया। वो 6 क्लासेस कौन कौन सी है, वो 6 क्लासेस हैं आपकी ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस। इन 6 क्लास में डिवाइड किया, और इन 6 क्लास के अंदर आपकी 4 से 13 तक सब क्लास, और उनके अंदर सब क्लासेस प्रेजेंट होती हैं। तो हम बात कर लेते हैं इन 6 क्लासेस के बारे में कि इन 6 क्लासेस में किस तरीके से ओवरऑल एंजाइम्स को रखा गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट ऑक्सीडोरिडक्टेज के बारे में। ऑक्सीडोरिडक्टेज क्लास में कौन से एंजाइम्स को रखा गया है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वो एंजाइम्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाली रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन एंजाइम्स को रखा गया। जैसे आपके होते हैं डिहाइड्रोजिनेज, है ना। जैसे होते हैं आपके ऑक्सीडेजेस, क्या होते हैं आपके ऑक्सीडेजेस। जैसे होते हैं आपके पर ऑक्सीडेजेस। ठीक है, इनको रखा गया क्योंकि ये किस रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं, जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब या तो ऑक्सीडेशन होता है या तो रिडक्शन होता है ना। तो इस तरीके की रिएक्शंस में किसको रखा गया, आपके किस क्लास में रखा गया, उनको रखा गया आपके ऑक्सीडोरिडक्टेज में। इनका काम क्या होता है,
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है वो कौन होता है, आपका NAD+ होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करता है, और यहाँ पे आपका एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन काम करता है, पर आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करता है। तो वो रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है, उन रिएक्शंस में जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को किस क्लास में रखा गया है, आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास में रख दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, ट्रांसफरेजेस की। जैसा उनका नाम लिखा हुआ है ट्रांसफरेजेस, तो जहां पे भी किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा होता है, जिन रिएक्शंस में ग्रुप ट्रांसफर होता है, ग्रुप ट्रांसफर हो रहा होता है कहां पे, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे, उन रिएक्शंस में जितने भी इस तरीके के ग्रुप ट्रांसफर करने वाले एंजाइम्स को किस क्लास में रखा गया है, उनको रखा गया है किसमें, ट्रांसफरेजेस में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किस कौन कौन से एंजाइम्स को जानते हैं, जैसे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप ट्रांसफर करने वाले एंजाइम्स, आपके कार्बोनिल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले एंजाइम्स, आपके फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले एंजाइम्स, तो वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप ट्रांसफर कर रहे हैं ना। तो ऐसे एंजाइम्स को क्या रखा गया है, ट्रांसफरेजेस में रखा गया है। और वहां पे आप प्रीफिक्स ट्रांस भी लगा देते हैं। जैसे आपका हम किसकी बात कर लें, हम बात कर लें अगर कार्बोक्सिल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले एंजाइम की बात कर लें, कार्बोक्सिल, तो आप प्रीफिक्स क्या लगा देते हैं, प्रीफिक्स लगा सकते हैं आप क्या, ट्रांस। ट्रांस प्रीफिक्स के साथ इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस कार्बोक्सिलेजेस, है ना। वैसे ही अगर कार्बोनिल ग्रुप ट्रांसफर करने वाले एंजाइम की बात करें तो ट्रांसफरेजेस क्लास में आपका कार्बोक्सिल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले, जैसे आपके फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले में आते हैं आपके कौन से, जैसे फॉस्फेट ग्रुप को अगर एटीपी से ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, एटीपी से लिया और किसी और मॉलिक्यूल पे लगाया, जैसा आप ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट रिएक्शन में देखते हैं, तो कौन होते हैं वो आपके काइनेजेस होते हैं। कौन होते हैं, काइनेजेस होते हैं। इसके अलावा आपके ट्रांस अमीनेजेस जो अमीन ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, कौन, ट्रांस अमीनेजेस, है ना। तो ये जो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं वो किस में आ जाते हैं, आपके ट्रांसफरेजेस क्लास में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोलेजेस की। तो हाइड्रोलेजेस क्लास में आपके वो एंजाइम्स आते हैं जो बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और क्या ऐड करते हैं, बाय वाटर एडिशन, वाटर को ऐड करके बॉन्ड्स को ब्रेक जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जितने भी एंजाइम्स होते हैं आपके किस क्लास में आते हैं, आपके हाइड्रोलेजेस में। जैसे आपका पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां पे आप वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं, तो पेप्टाइडेजेस किस में आते हैं, आपके हाइड्रोलेजेस क्लास में। ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड को आप ब्रेक करते हैं, वाटर को आप ऐड करके करते हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, यानी कि आपके ग्लूकोसाइडेजेस किस में आएंगे, इसी क्लास में आएंगे आपके, है ना। तो जितने भी आपके वाटर एडिशन के साथ जो बॉन्ड का ब्रेक होता है वो किस में आते हैं, आपकी हाइड्रोलेजेस में आते हैं। जैसे किस तरीके से, जैसे ये है आपका ए, है ना, ए से बी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, वाटर का एडिशन होगा इस रिएक्शन में, और आपके क्या बनेगा, ए के साथ में एच जुड़ जाएगा और बी के साथ में OH। इस तरीके के जितने भी होते हैं किसमें आते हैं, आपके हाइड्रोलेजेस में आते हैं। जिसका एग्जाम्पल है आपका क्या, जिसके एग्जाम्पल है आपके फॉस्फोडाइस्ट्रेजेस। क्या है, फॉस्फोडाइस्ट्रेजेस, फॉस्फोडाइस्ट्रो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं न्यूक्लिक एसिड में, फॉस्फोडाइस्ट्रेजेस। इसके अलावा आपके पेप्टाइडेजेस, इसके अलावा आपके ग्लूकोडेजेस, ये सब किसमें आते हैं आपके, ये सब आते हैं हाइड्रोलेजेस क्लास में। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, लाइएज की। लाइएज का मतलब क्या होता है, लाइसिस, ब्रेक डाउन होना। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो बॉन्ड ब्रेक, वहां पे वाटर का एडिशन नहीं होगा, वहां पे सिंपल क्या होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, है ना। तो बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक रिएक्शंस, बॉन्ड ब्रेक किस किस की, जैसे सी और सी के बीच में, सी और एन के बीच का बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ, सी और एस के बीच का बॉन्ड, है ना। ये सारे बॉन्ड का ब्रेक होना होता है और इसमें आपकी कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, आपका हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने में, अदर देन हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन। इन रिएक्शंस के
अलावा बॉन्ड ब्रेकिंग जितनी भी रिएक्शंस में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो आपके किस में आते हैं, किस क्लास में आते हैं, आपके लाइज में आते हैं। किस टाइप की रिएक्शन, जैसे इलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब जैसे इसके ऊपर एक्स है ना, यहाँ पे क्या है वाई है, इनको इलिमिनेट कर दिया आपने अगर, तो आपका क्या बनेगा, इनको इलिमिनेट किया तो ये क्या हो गया आपका एक्स वाई अलग हो गया, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड सी। तो इस तरीके की जितनी भी इलिमिनेशन रिएक्शंस में बॉन्ड बनते हैं और दूसरे तरीके के बॉन्ड बनते हैं वो किस में आते हैं, आपके लाइसिस क्लास में आते हैं। लाइसिस में आपका एग्जांपल आता है जैसे आपने पढ़ा है एल्डोलेसिस, क्या आते हैं लाइसिस क्लास में आपके, एल्डोलेसिस। इसके अलावा आपके सिंथेसिस, ये सारे किसमें आते हैं, आपके लाइसिस क्लास में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, आइसोमरेसिस की, है ना। हम इसे ऊपर वाले को रफ कर देते हैं जरा, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, आइसोमरेसिस की बात करते हैं। तो आइसोमरेज क्लास में आपके कौन से वाले आते हैं, सिंपली क्या होता है आइसोमरेज क्लास में, सिंपली रीअरेंजमेंट, क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। सिंपली किसके बीच में, एटम्स के बीच में रीअरेंजमेंट होता है, और आपको क्या मिलते हैं, आपको आइसोमरिक फॉर्म्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आइसोमरिक फॉर्म्स। ये कहें कि आप आइसोमर्स के बीच में जब भी आपको एटम्स का या फंक्शनल ग्रुप का रीअरेंजमेंट करना होता है तो तब वहां पे जितने एंजाइम्स आते हैं वो किस में आते हैं, आपके आइसोमरेज क्लास में आते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें किसके बारे में, म्यूटेज के बारे में। म्यूटेज आपने कहां पे पढ़ा है, म्यूटेज आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा है ना, जहां पे 3 फॉस्फेट से कन्वर्जन होता है किसमें, 2 फॉस्फेट में। तो वहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। कौन सी पोजीशन से, 3rd कार्बन की पोजीशन से 2nd कार्बन की पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है। तो सिर्फ क्या हो रहा है, वहां पे फंक्शनल ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो रहा है, किसका, फॉस्फेट का है, किसी भी ग्रुप का। तो वहां क्या लगता है, आपका म्यूटेज लगता है। जैसे आप एपिमरेज पढ़ते हैं, कहां पे पढ़ते हैं आप एपिमरेज, आप पढ़ते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में आपने एपिमरेज पढ़ा है, जहां पे आपका रिप्युलोज 5 फॉस्फेट का कन्वर्जन किसमें होता है, आपका जाइलोज 5 फॉस्फेट में होता है ना। किसके बीच में रिएक्शंस होती है, एपिमर्स के बीच में होती है, सिर्फ इन्वर्जन ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है। इसके अलावा आपके आइसोमरेज होते हैं। आइसोमरेज कहां पे देखे आपने, आइसोमरेज जब 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बीच में रीअरेंजमेंट हो तब आपका क्या लगता है, आपके आइसोमरेसिस लगते हैं। तो जब आइसोमर्स के बीच में रिएक्शंस हो रही हो, सिंपली रीअरेंजमेंट हो रहा हो फंक्शनल ग्रुप का या किरल कार्बन का इन्वर्जन हो रहा हो, तो वहां पे आपके क्या, कौन सी क्लास में आते हैं, वो सारे एंजाइम्स आपके आइसोमरेसिस में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट किसके बारे में, लाइगेजेस के बारे में। तो लाइगेजेस किस में आते हैं आपके, लाइगेजेस क्लास। तो लाइगेजेस आपके अपोजिट है किसके, आपकी लाइसिस के। तो जैसे लाइसिस में क्या हो रहा था, बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। क्या होगा, बॉन्ड का बनना, लेकिन किसकी हेल्प से, यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो एटीपी की फॉर्म में इन्वॉल्व होगी। तो बॉन्ड्स का बनना, क्या, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स by addition of ATP के एडिशन से बॉन्ड्स का बनने वाली जितनी भी रिएक्शंस में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे एंजाइम्स किस में आते हैं, आपके लाइगेजेस क्लास में आते हैं। लाइगेज में जोड़ना है ना, जुड़ना, यहाँ पे बॉन्ड जुड़ने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं किसमें आते हैं, आपके लाइगेजेस में आते हैं। जैसे आपके पास क्या है, ए है प्लस बी है, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हुआ, आपका एटीपी इन्वॉल्व हुआ और आपका क्या बना, ए से बी बन गया और एटीपी का फॉर्मेशन किसमें हो गया, एटीपी में कन्वर्जन हो गया। तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होती है वो किसमें आते हैं, आपके वो एंजाइम्स किसमें आते हैं, आपके लाइगेजेस में आते हैं। जैसे आपका कार्बोक्सिलेजेस, जैसे आपके कार्बोक्सिलेजेस। तो इस तरीके से आपके जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है उन्होंने आपकी 6 मेन क्लासेस में आपके सारे जितने ओवरऑल एंजाइम्स होते हैं उनको 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन से, ऑक्सीडोरेडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज और लाइगेज, ठीक है, इन सारी क्लासेस में डिवाइड किया है। इनके अंदर आपकी 4 से लेकर 13 तक सब क्लास और सब क्लास आती है।
ये डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा ग्रुप किसके ऊपर जाके ट्रांसफर हो रहा है, किससे जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो जो भी जिस तरीके का फंक्शन होता है उसके बेसिस पे उन्हें सब क्लास और सब क्लास में डिवाइड किया गया है, और उन सब क्लास और सब क्लास के अकॉर्डिंग ही उन्हें क्या दिया गया है, एंजाइम कमीशन नंबर यानी कि ईसी नंबर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसी नंबर से, उसके इसी नंबर से ही आप उस एंजाइम के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एंजाइम के बारे में बात हो रही है। जैसे ये है आपका एंजाइम है ना 2711 है ना, तो ये क्या है आपका 2 है ना, 2 किसकी बात कर रहे हैं, क्लास की। तो कौन सी क्लास आती है 2, आपकी ट्रांसफरेज क्लास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं वो, ट्रांसफरेज क्लास की। 7 इसकी सब क्लास है, जिसमें आपका बताया जाता है कि क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। और 1 क्या है, सब क्लास, मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर किस पे हो रहा है आपका, किस पोजीशन पे हो रहा है, हाइड्रोक्सिल पोजीशन पे हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हो रहा है, तो सब क्लास में वो बताया जाएगा। और 1 क्या है, उसका सीरियल नंबर, जो कि क्या बताएगा कौन सा एंजाइम के बारे में बात चल रही है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के बारे में बात चल रही है। तो इस तरीके से आपका हम इसी नंबर से पता करते हैं कि आपका कौन से एंजाइम है ये। तो इस तरीके से आपका एंजाइम का नोमेनक्लेचर और ऑक्सीडेशन इस वीडियो में खत्म हुआ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।